ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 का जो बचा हुआ पोर्शन था, लाइक कैसे भारत को यूनाइट किया गया, इंडिया को यूनाइट किया गया, किस तरीके से हैदराबाद को मिलाया गया, जूनागढ़ को मिलाया गया, और जम्मू कश्मीर की क्या स्टोरी थी, राजा हरि सिंह की क्या स्टोरी थी, ये हमने डिस्कस किया था। अब देखो, इसमें पार्ट 1 में कुछ चीजें बची हुई हैं कि जैसे जब आज के टाइम में हम भारत को देखते हैं तो एक अच्छा खासा हमें अलग अलग स्टेट दिखाई देता है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, अगर महाराष्ट्र बोलते हैं तो महाराष्ट्र बोलते ही दिमाग में आता है कि अच्छा हाँ, मराठी लैंग्वेज वहां पर ज्यादा बोली जाती है। गुजरात कहते हैं तो गुजरात बोलते ही हमारे दिमाग में आता है अच्छा वहाँ गुजराती लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है। साउथ की बात कर लेते हैं तो हमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब लैंग्वेजेस के बारे में ऑटोमेटिकली एक दिमाग में विचारधारा बनने लगती है, थॉट्स आने लगते हैं, है ना। तो समझते हैं, जब देश आजाद हुआ तो क्या पहले से ही ये सब सारे सिस्टम थी या उसे बनाया गया, और अगर बनाया गया तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है, कौन सी कमिटीज बनाई गई थी, किन लोगों ने उसमें हेल्प किया था, ये सारी स्टोरी इस लेक्चर में हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली इसमें हम पर्टिकुलर कमिटीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। ओके, देखो, जब देश आजाद हुआ था तो हमने देखा ही था कि भाई इसमें प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश राज के जितने भी प्रोविंस थे वो इंक्लूडेड थे, और जो हमारा भारत था वो ए, बी, सी और डी, इस 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड था। ए वाले में किसे रखा गया था? ब्रिटिश प्रोविंस को, है ना, ब्रिटिश प्रोविंस को, यानी जहां पर ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था उन सारे जगहों को ए सेक्शन में रख दिया गया था, जिसे हम ए स्टेट कहते थे। बी स्टेट में तो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स यानी जहां पर हमारे राजे रजवाड़े रहा करते थे उनके जगह को बी में डाल दिया गया था। सी कैटेगरी में कमिश्नरी, यानी जो ब्रिटिश होते थे वो किसी बड़े शहर का बड़े राज्य का बड़ा सा जो शहर होता था उसे कब्जा लेते थे। पूरे राज्य को कब्जाने की जगह वो बड़े शहर को टारगेट करते थे, जैसे महाराष्ट्र का मुंबई, मध्य प्रदेश का भोपाल, आंध्र प्रदेश का जो है हैदराबाद, समझा रहा है। तो उन्हें सी में रखा गया था, और डी में रखा गया था यूनियन टेरिटरी को। इस तरीके से तो डिवीजन हुआ था। लेकिन जो यहाँ पर लोग थे ना, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अगर किसी से पूछा जाता है कि भाई बताओ तुम कौन से स्टेट में रहते हो, और कोई कहता है कि ए स्टेट में, कोई कहता है सी स्टेट में, तो मान लो अगर सी स्टेट कहा तो ये सी स्टेट कभी कभी बी में भी आ जाता था, और ये डिफाइन नहीं हो पाता था कि भाई जैसे ये आंध्र प्रदेश, ये एरिया आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, यहां से ये सी स्टेट फैला हुआ है यहां तक, अब इसमें आंध्र प्रदेश भी है, बॉम्बे भी है, सेंट्रल प्रोविंस भी है, मतलब मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया आ रहा है। तो एक ही राज्य में बहुत सारे एथनिसिटी के लोग आ जा रहे थे, अलग अलग उनकी भाषा थी, अलग अलग बोली थी, अलग अलग कल्चर था, है ना। तो लोगों के दिमाग में एक बात चलने लगी कि क्यों ना हम भारत को इस फॉर्म में डिवाइड करें जहां पर एक एरिया का नाम लेते ही हमें एक पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं कहूं गुजरात तो दिमाग में क्लियर हो जाए बिजनेस माइंडेड, गुजराती, सादा खाना, दाल में चीनी, है? सब मतलब मीठा मीठा खाते हैं। तो एक पर्टिकुलर हमें पिक्चर क्लियर हो जाता है गुजरात बोलने से ही, है ना। लेकिन जब ये मिक्स रहते थे तब कुछ समझ में नहीं आता था। सी स्टेट मतलब उसमें कन्नड़ भी है, थोड़े से मराठी भी हैं, थोड़े से गुजराती भी हैं, तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। तो लोग किस चीज की डिमांड करने लग रहे थे? अब धीरे धीरे एक ऐसा राज्य उन्हें चाहिए था कि जो उनकी भाषा के बेस्ड पर हो, ठीक है, उनकी भाषा की बेस्ड पर हो, यानी डिमांड शुरू हो गई थी लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट की। किसकी डिमांड शुरू हुई? देखो मैं यहां लिखता हूं लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज,
लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेस पर हमें स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो हो चुका है, एक बार हमने ABCD में ऑर्गेनाइज कर दिया है देश को। अब वापस से लोग मांग कर रहे हैं कि देश को वापस से क्या करो, रीऑर्गेनाइज करो। किसके बेसिस पर? लैंग्वेज के बेसिस पर। तो भाई जब तुम सरकार से डिमांड करोगे तो सरकार के हाथ में तो सब कुछ है नहीं, ऐसे आंख बंद करके कोई डिसीजन तो ले नहीं लेगी। उसके लिए वो लोग को कमिटी बिठानी पड़ती है, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि सरकार में देखो उस वक्त के जो लोग थे सरकार में वो पढ़े लिखे थे, हर कोई वकील था, बड़े बड़े ओहदे पर था। लेकिन आज के टाइम में क्या ऐसा है क्या? नहीं। इसीलिए सरकार को सलाह देने के लिए सेक्रेटरिएट वगैरह बनाया गया है। तो उस वक्त भी लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे होगा, एक काम करते हैं, पहले हमें लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इसके लिए कुछ कमिटी को गठित करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और वो हमें रिपोर्ट अपनी दे। अगर उनकी रिपोर्ट रहेगी कि हाँ ठीक है तुम लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बना दो, तो हम बना देंगे। तो इसके लिए लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बने या ना बने, एक पहली कमिटी को गठित किया गया जिसे कहा गया SK धर कमिटी। क्यों कहा गया SK धर? क्योंकि उस कमिटी को लीड कर रहे थे SK धर। मैं यहां लिखता हूं, SK धर कमिटी, ठीक है, कमिटी, SK धर कमिटी। कब बनाया गया ये? 1948 में, 1948 में SK धर कमिटी। अब देखो SK धर जो थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। कहाँ के? इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट। अब जितने भी जज वज रहते हैं ना, उनका फोटो जल्दी मिलता नहीं है इंटरनेट पर। मैंने बहुत मतलब ढूंढा, बट वो SK धर का एक ऑथेंटिकेट, हाँ यही SK धर है, कहीं विकिपीडिया पर जानकारी हो उनके बारे में कहीं पर मिला नहीं, तो मैं उनका फोटो नहीं दिखा सकता। ऐसे ही एक फजल अली आएंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उनका भी फोटो मिलेगा नहीं। तो जिनका फोटो मिलता है मैं दिखा देता हूँ नॉर्मली, जिनका नहीं मिलता है तो कहाँ से दिखाऊंगा, ठीक है। तो SK धर कमेटी को कब बनाया गया? 1948 में। किस लिए? कि वो एक रिपोर्ट जारी कर सके कि क्या हमें लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि हमें लिंग्विस्टिक बेस पर राज्यों का पुनर्गठन यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहिए। क्या इन्होंने सपोर्ट किया था? नहीं, इन्होंने लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। समझ में आया? ओके, ठीक है। जब उन्होंने रिपोर्ट दिया और कहा कि नहीं बनाना है, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है नहीं बनाएंगे। लेकिन देश में अब चालू हो गया था बवाल। लोग जो है क्या कर रहे थे और उसकी मांग करने लगे, नहीं हमें वो राज्य चाहिए ही। ये बेसिकली ये वाली चीजें जो हो रही थी प्रोटेस्ट, साउथ इंडिया में ज्यादा हो रहा था, ठीक है, साउथ इंडिया में ज्यादा हो रहा था। तब फिर से एक नया जो कि कमेटी बनाया गया, उसे कहा गया JVP कमेटी। क्या कहा गया? JVP कमेटी। जे मतलब जवाहरलाल, ठीक है, जवाहरलाल। V मतलब वल्लभ भाई पटेल और P मतलब पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ये कमेटी के बारे में पूछता है, इसको याद रखना। JVP कमेटी, JVP कमेटी में J जवाहरलाल नेहरू, V वल्लभ भाई पटेल और P पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों ने भी अपना एक सर्वे किया और इन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेस्ड पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसको कैंसल आउट कर दिया, उसको मना कर दिया। समझ में आया? दोनों ने ही दो कमेटी बनी, दो कमेटी लैंग्वेज की बेस पर बनने वाली पहली जो कमेटी थी कौन थी? SK धर कमेटी। क्या SK धर ने अलाउ किया था? नहीं, SK धर ने उसे खारिज कर दिया था। दूसरी कमेटी कौन बनी? JVP कमेटी। लेकिन जैसा मैंने बताया प्रोटेस्ट चल रहा था। अब साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, मैं दिखाता हूं, देखो ये वाला नीचे, ये देखो, ये जो आंध्र प्रदेश है,
तेलंगाना तो 2014 में अलग हुआ, पहले ये आंध्र प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, पहले ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सब एक ही में हुआ करते थे। इतना बड़ा सीधा क्या कहलाता था, ये आंध्र प्रदेश कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ जो आंध्रा वाले थे, आंध्रा वाले ये तेलुगु लैंग्वेज बोलते थे, तेलुगु। ठीक है, और नीचे वाले बोलते थे तमिल। तमिल तो ऊपर वालों का कहना था ये तेलुगु और तमिल में बड़ी मारधार होती थी। दोनों लुंगी पहनने वाले, और दोनों लुंगी उठाते थे, ऐसे तलवार निकालते थे लुंगी के अंदर से, एक दूसरे को काट डालते थे। यहाँ बहुत मारधार चलता था। तो यहीं पर एक इंसान था, श्री पोट्टू श्री रामलू। क्या नाम था? पोट्टी श्री रामलू। ठीक है, पोट्टी श्री रामलू। इसने कहा कि भाई ये मारधाड़ रुकने का एक ही तरीका हो सकता है कि क्यों ना हम ये स्टेट को अलग अलग कर दिया जाए। ठीक है, जहां तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु बोलने वाले के लिए आंध्र प्रदेश, और तमिल बोलने वाले के लिए तमिलनाडु कर दिया जाए। तो उसके लिए उसने क्या चालू कर दिया? प्रोटेस्ट चालू कर दिया। अब ये समझ लो एक तरीके से आज के टाइम का अन्ना हजारे था भाई, एकदम आज के टाइम का अन्ना हजारे। कैसे अन्ना हजारे जो है कि बैठे थे अनशन पर और फिर लोग उनके साथ जुड़ते गए, और अगर वो मर जाते तो लोग विद्रोह कर देते कि नहीं कर देते, सरकार के खिलाफ कर देते। तो इसने भी क्या चालू किया, इस भाई साहब ने, पोट्टू श्री रामलू ने हंगर स्ट्राइक चालू कर दिया। जब हंगर स्ट्राइक चालू किया तो इनको, अपने जवाहरलाल को लगा कि ठीक है प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट तो होते जाता रहता है, कुछ दिन में लोग थक हार के मान जाएंगे। लेकिन इसने हंगर जो स्ट्राइक चालू किया, ये 56 दिन तक बिना अन्न ग्रहण किए रह गया। देखो हंगर स्ट्राइक में क्या होता है कि तुम कोई चीज खा नहीं सकते हो, लिक्विड पर चल सकते हो, एनर्जी ड्रिंक वगैरह पी सकते हो। तो वो जमाना ऐसा तो था नहीं कि ले मार एकदम, वो आता ना रेड बुल वाला एनर्जी ड्रिंक है या कोई फ्रूट वाला एनर्जी। मोस्टली क्या करते थे, कोई जूस वगैरह पी लेते थे, या जो है सेब संतरा का जूस पी लेते थे, कुछ खाते तो थे नहीं। और ये जेन्युइन बंदा 56 दिन तक ये हंगर स्ट्राइक पर बैठा रह गया, और 56वें दिन इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है हंगर स्ट्राइक से। जैसे श्री रामलू की मौत होती है, पूरे साउथ इंडिया में खड़मंचल मच जाता है। लोग किसको गाली देने लगते हैं? जवाहरलाल नेहरू को। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू तुमसे अच्छा तो ब्रिटिशर्स थे, हमारी बात कम से कम मानते थे, आजादी के बाद भी तुम ऐसी सिचुएशन कर रहे हो जो है तुम अच्छे नहीं हो। मतलब लोग उनको भला बुरा कहने लगे। अब जवाहरलाल नेहरू के ऊपर प्रेशर आया, उन्होंने सोचा कि मेरी सरकार चली जाएगी, तो अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, हम जो है आंध्र प्रदेश को एक लैंग्वेज के बेसिस पर एक दर्जा स्टेट का दे देते हैं। तो कहेगा कि भाषाई आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, पहला स्टेट कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तेलुगु लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज। तो आंध्र प्रदेश का गठन होता है कब? आंध्र प्रदेश का गठन होता है 1 अक्टूबर 1952 को। 1 अक्टूबर 1952, 1 अक्टूबर 1952, 1 अक्टूबर 1952। 1 अक्टूबर 1952 को कौन सा स्टेट बनता है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का ये जो गठन होता है वो किसकी मृत्यु के बाद होता है? पोट्टी श्री रामलू। बोलो, पोट्टी श्री रामलू, पोट्टी श्री रामलू, पोट्टी श्री रामलू। अब इनको जवाहरलाल को लगा कि चलो अच्छा मामला अब शांत हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि देखा देखी कोई एक अगर कदम बढ़ाता है तो सब लोग वो करना शुरू कर देते हैं। अब पूरे देश में बवाल मच गया। बोला अगर आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेसिस पर एक राज्य का दर्जा मिल सकता है, तो ये जो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिला करके पहले बॉम्बे कहलाता था, है ना, बॉम्बे, बम्बई, अलग अलग नाम से जाना गया। तो यहाँ पर गुजरातियों ने कहा कि हमने कौन सा गलती किया है, हमको भी चाहिए गुजरात, गुजरातियों के लिए गुजरात। महाराष्ट्र के लोगों ने कहा मराठियों के लिए महाराष्ट्र। पंजाब
ये जो बड़ा सा एरिया था पंजाब, ये पहले 4 राज्यों से मिलकर बना हुआ था। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सब मिल करके बना हुआ था। इसे पेप्सू स्टेट कहा जाता था, पेप्सू स्टेट। पंजाबियों ने कहा कि ओए सड्डा पुत्र, हमको भी चाहिए, हमको भी क्या चाहिए, पंजाब, पंजाबियों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हिंदी हरियाणा चाहिए। अब पूरे देश में क्या हो गया, एक लैंग्वेज के बेसिस पर डिमांड उठने लगी, किसकी, राज्यों की। तब अब जवाहरलाल बोले कि भाई तो गड़बड़ हो गया, मतलब मैंने एक राज्य को क्या दर्जा दी, अब पूरे देश में ही लैंग्वेज के बेसिस पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, राज्यों को गठित करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि जनता को कैसे शांत किया जाए, तो उन्होंने जनता से आग्रह किया रेडियो पर कि देखिए, ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, कोई चीज सही है या गलत है उसके लिए पहले हमें कमिटी बनाएंगे। अगर उस कमिटी ने हमें रिकमेंड किया वापस से कि हाँ लैंग्वेज के बेस पर बनाओ, राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, तब हम करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली को देता हूं। किसको, फजल अली, फजल अली, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं फजल अली, फजल अली। फजल अली का पूरा नाम था, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम होता है, तो वैसे ही फजल अली का भी पूरा नाम था खान बहादुर सर सईद फजल अली, ठीक है। तो कभी तो पूरा नाम पूछता नहीं है, नॉर्मल याद रखना, फजल अली, खान बहादुर सर सईद फजल अली। फजल अली कमेटी को बनाया गया, ठीक है, फजल अली कमेटी का गठन किया गया, फजल अली कमेटी का गठन किया गया। कब, 1953 में, 1953 में। आंध्र प्रदेश कब बना, 1952 में, 1 अक्टूबर 1952 में। और फजल अली को बनाया गया 1953 में। 1953 में जब फजल अली को बनाया गया तो उनसे कहा गया देखो भाई ऐसी ऐसी समस्या है, आप देश का हाल जान ही रहे हैं, जितना तत्काल हो सके आप अपना रिपोर्ट सबमिट कीजिए और अपना सजेशन दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने 3 साल का वक्त लिया, 1956 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। कई बार पूछता है फजल अली आयोग में कुल कितने मेंबर थे, फजल अली आयोग में कुल कितने मेंबर थे, तो इसमें कुल 3 मेंबर थे। मेंबर कितने थे, 3। फजल अली आयोग को कब गठित किया गया, 53 में। इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट की, 56 में। और जब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की तो इन्होंने कहा हाँ लिंग्विस्टिक बेस्ड पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो कई बार पूछता है लैंग्वेज यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, इसकी मान्यता देने वाला पहला कमिटी कौन था, फजल अली कमेटी। कमेटी को हिंदी में कहते हैं आयोग। पहला आयोग कौन सा था, फजल अली, फजल अली, फजल अली। फजल अली को कब गठित किया गया, 1953 में। रिपोर्ट कब सबमिट की, 1956 में। कितने मेंबर थे, 3। क्या इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए इसकी मान्यता दी या नहीं दी, दी, ठीक है, इन्होंने मान्यता दी। अब जब इन्होंने मान्यता दे दी तो भाई देश का जो संविधान है उसकी भी तो कोई अपना इंपॉर्टेंस है। देश चलता है संविधान के बेसिस पर, किसी जज के कहने पर या जज के रिपोर्ट के ऊपर तो नहीं। तो अगर मुझे भाषाई आधार पर राज्यों को बनाना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना होगा, संशोधन करना होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए 7वां अमेंडमेंट किया गया, 7th अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 7वां संशोधन किया गया किसमें, संविधान में, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, 1956 में। और इन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया था कि देखो 14 मेजर लैंग्वेज हैं जिसकी बेसिस पर हम 14 स्टेट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इन्होंने कहा था 14 स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स को बनाओ और 6 यूनियन टेरिटरी, यूटी। हालांकि हमने ज्योग्राफी में इंडियन मैप में यूटी यूनियन टेरिटरी क्यों बनाए जाते हैं, इसके पीछे क्या वजह होती है, ये सारा डिस्कस किया हुआ है ना, किस सिचुएशन में यूनियन टेरिटरी को बनाया जाता है, ठीक है। तो फजल अली आयोग ने कुल कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी बनाने की सिफारिश की,
14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। 7th अमेंडमेंट एक्ट कब पास किया गया? 1956 में। फजल अली आयोग में यानी फजल अली कमेटी में कुल कितने मेंबर थे? भाषाई आधार पर बनने वाला पहला आयोग यानी पहली कमेटी कौन सी थी? एसके धर कमेटी। फजल अली ने रिकमेंडेशन दिया था, कहा था, मैंने पूछा लैंग्वेज पर बनने वाली पहली कमेटी कौन सी थी? एसके धर। दूसरी कमेटी जेवीपी। जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीता रमैया। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1952। फजल अली आयोग को कब गठित किया गया? 1953 में। उन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट की? 1956 में। 1956 में। उन्होंने क्या कहा अपने रिपोर्ट में? लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को बनाओ। कितने स्टेट बनाने का रिकमेंडेशन दिया? 14 स्टेट। रिकमेंडेशन ठीक है, सलाह, रिकमेंडेशन। कितनी यूनियन टेरिटरी? 6 यूनियन टेरिटरी 6। अब देखो भारत में 1956 में जब ये 7th अमेंडमेंट एक्ट हो गया, 7th अमेंडमेंट, इसको भी याद रखना, कई बार पूछता है कि किस अमेंडमेंट के तहत भारत में लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया? तो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन। इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। क्वेश्चन देखो दिमाग में रखना, नहीं तो सब कंफ्यूजन होगा। अगर कहेगा पूछेगा लिंग्विस्टिक के बेस पर पहला आयोग, पहली कमेटी एसके धर, लेकिन वो पहली कमेटी जिसने मान्यता दी, लीगल स्टेटस प्रोवाइड कराया कि हाँ ठीक है ये बनना चाहिए, वो फजल अली। बनने वाला पहला राज्य, लैंग्वेज के बेस पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। किसकी मृत्यु के बाद बना? पोट्टी श्रीरामलू। श्रीराम होते हैं ना, श्रीरामलू। ठीक है, श्रीराम आलू नहीं, श्रीरामलू, पोट्टी श्रीरामलू। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही आंध्र प्रदेश बना था और सारे अलग अलग देशों ने, कहां से लगे, सारे अलग अलग राज्यों ने डिमांड करना शुरू कर दिया। अब बात आई थी किसकी? ये ऊपर के नॉर्थ के जो बड़े एक राज्य था, ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सबको मिला करके कहा जाता था पेप्सू। क्या कहते थे? पेप्सू। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। क्या कहते थे? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। अब ये भी कह रहा था कि हमें तोड़ के अलग करो, हम एक में नहीं रहना चाहते। तो भाई इसके लिए भी जो है कमिटी को गठित करना पड़ेगा, है ना। तो पेप्सू को तोड़ना चाहिए तो कौन कौन से राज्य बनने चाहिए, किस बेसिस पर वो राज्य बनने चाहिए, क्यों तोड़ना चाहिए, इन सब की जानकारी जुटाने के लिए शाह कमेटी का गठन किया गया। कौन सी कमेटी? शाह कमेटी। ठीक है, शाह कमेटी को गठित किया गया। शाह कमेटी ने स्टडी करी और पाया कि अच्छा यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। कुछ एरिया ऐसा है जहां पर हिमालय है, पहाड़ी एरिया, पर्वतीय इलाका है। कुछ एरिया ऐसा है जहां पर मैक्सिमम लोग पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, कुछ एरिया ऐसा है जहां पर हिंदी बोलने वाले लोग अधिक है। कुछ एरिया ऐसा है जो दो राज्यों में, मतलब कि दो कम्युनिटी के बीच में डिस्प्यूटेड है, बड़ी समस्या थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो एरिया हिमालय के अंडर में आता है उसे हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमालय वाला सेक्शन को उन्होंने क्या कहा? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद उन्होंने कहा जहां पंजाबी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, पंजाबी, उसे हम बनाएंगे पंजाब। उसके बाद उन्होंने देखा कि जहां पर हिंदी बोलने वाले ज्यादा हैं,
हिंदी, उसे हम बना देंगे हरियाणा, हरियाणा। और उन्होंने कहा कि जो एरिया डिस्प्यूटेड है, जो एरिया डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड, उसे हम बना देंगे यूनियन टेरिटरी, और उसे कहा गया चंडीगढ़, चंडीगढ़। समझ में आया? तो पेप्सू स्टेट जब टूटा, पेप्सू स्टेट जब टूटा तो कितने भाग में टूटा? 4 भाग में। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी की सारी कमिटी क्लियर हुए। कौन कौन सी कमिटी के बारे में हमने बात करी? पहले अगर लैंग्वेज के बेस पर बनाया गया, पहला एस्केधर, 4 बार बोलो एकदम, एस्केधर जोड़ जोड़ 4 बार। एस्केधर को बनाया गया 1948 में, 1948 में। उसके बाद दूसरा कौन सा बनाया गया था? जेवीपी। जेवीपी का मतलब क्या था? पूरा जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया। इसे भी 1948 में ही बनाया गया था, 1948 में बनाया गया था। तो 2 कमेटी ये हो गई। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद जो है इसको आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए इसका गठित किया, कौन सा कमेटी बनाया गया? फजल अली, फजल अली, फजल अली, फजल अली। और फजल अली के बाद कौन सी कमेटी का गठन किया गया? शाह कमेटी, शाह कमेटी, शाह कमेटी। देखो फजल अली को बनाया गया था 1953 में, और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था 1956 में। तो इसके 10 साल बाद बनाया गया था शाह कमेटी को 1966 में, 1966 में, 1966 में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारे के सारे कमेटी याद रहेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।